नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर करेंगे 10,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर लगाए आरोपों को लेकर खेल मंत्रालय गंभीर, नोटिस जारी कर कुश्ती संघ से 72 घंटे के भीतर मांगा जवाब न देने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। लोकसभा अध्यक्ष ने भारत और तंजानिया के संबंधों को बताया साझे मूल्यों, उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष की साझा विरासत। कहा, तंजानिया की विकास यात्रा में भारत हमेशा से एक विश्वसनीय भागीदार। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न की चौंकाने वाली घोषणा, कही इस्तीफा देने की बात, अगला चुनाव लड़ने से भी किया इनकार। और भारत न्यूजीलैंड के वनडे सीरीज के पहले मैच में कांटे का मुकाबला, भारत ने जीता मैच, न्यूजीलैंड ने जीता दिल। भारत की ओर से गिल और न्यूजीलैंड की तरफ से ब्रिस्वेल ने जड़े शतक। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस दौरान 10,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 12 बजे यादगीर जिले के कोडेकल में सिंचाई और पेयजल से जुड़ी विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 2:15 बजे कलबुर्गी जिले के मलखेड़ पहुंचेंगे, जहां वे नवघोषित राजस्व गांवों के पात्र लाभार्थियों को टाइटल डीड यानी हक्कू पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री कर्नाटक में 2 ग्रीनफील्ड राजमार्ग विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। दोनों ही परियोजनाएं सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री शाम लगभग 5 बजे मुंबई में 7 सीवेज शोधन संयंत्रों, सड़क पक्कीकरण परियोजना और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। आज शाम लगभग 6:30 बजे मुंबई मेट्रो की 2 लाइनों का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे और साथ ही वो मेट्रो की सवारी भी करेंगे। अब बात केन्या की सफल यात्रा के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल तंजानिया की राजधानी दार एस सलाम पहुंच गया है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और तंजानिया के पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देशों के संबंध साझे मूल्यों, उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष की विरासत और देशवासियों की प्रगति और समृद्धि की प्रबल इच्छा पर आधारित हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तंजानिया की संसद की अध्यक्ष डॉक्टर तुलिया एक्सन के साथ विचार विमर्श किया। लोकसभा अध्यक्ष ने दोनों देशों के बीच पारंपरिक रूप से मैत्रीपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के संबंधों का विस्तार नवाचार और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए। जूलियस नेरेरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तंजानिया की नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष और तंजानिया में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दार एस सलाम में राष्ट्रमंडल वार सिमेट्री में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसद चिराग पासवान, मनोज कोटक और एस फोनोन कोन्याक ने भी शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने के सहित अपने समकक्ष MUM अली साबरी से मुलाकात करेंगे। श्रीलंका भी गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति का सामना कर रहा है और कर्ज पुनर्गठन को लेकर वो भारत से सहयोग को लेकर आशान्वित है। श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $2.9 अरब का ऋण हासिल करने के लिए प्रयासरत है। अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर दोनों देशों के संबंधों के संपूर्ण आयामों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री बुधवार को मालदीव यात्रा पर थे।
इस दौरान दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते मालदीव की आधारभूत संरचना के अलावा सामाजिक विकास के कार्यक्रमों से भी जुड़े हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल से मुलाकात की। दोनों नेता हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के शिलान्यास समारोह में संयुक्त रूप से शामिल हुए। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास परियोजना की शुरुआत मजबूत भारत मालदीव विकास साझेदारी में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। During the visit of Prime Minister Narendra Modi in June 2019, he spoke about the unique natural closeness of our countries and remarked that neighborhood first is our priority, and in the neighborhood, Maldives is priority. Better connectivity is a prerequisite for greater prosperity. With this rationale, greater connectivity finds resonance in our theme for the G20 presidency, One Earth, One Family, One Future. For us, the redevelopment of the Hany Madhu International Airport is first and foremost a connectivity project that will bridge the gap between the people of northern Maldives and the rest of the world. खेल मंत्रालय ने पहलवानों के आरोपों को गंभीरता से लिया है। मंत्रालय की तरफ से 72 घंटे में आरोपों के जवाब देने के लिए कुश्ती संघ को नोटिस भेजा गया है। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने एक चौंकाने वाले खुलासे में आरोप लगाया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कई वर्षों से महिला पहलवानों का यौन शोषण कर रहे हैं। महिला पहलवान ने उन्हें हटाने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हस्तक्षेप की मांग की। भारतीय कुश्ती महासंघ और महासंघ के कामकाज में कुप्रबंधन पर खेल मंत्रालय ने WFI से स्पष्टीकरण मांगा है और लगाए गए आरोपों पर अगले 72 घंटों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। WFI अगले 72 घंटों के भीतर जवाब देने में विफल रहता है तो मंत्रालय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के प्रावधानों के अनुसार महासंघ के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि महामारी संबंधी नीति हमारी स्वास्थ्य नीति का निर्णायक हिस्सा होनी चाहिए। आज आपस में जुड़े विश्व की बहुक्षेत्रीय प्रकृति के कारण कोई भी स्वास्थ्य संकट आर्थिक संकट बन सकता है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने भारत के G20 का अध्यक्ष रहते स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महामारी की रोकथाम, उसके लिए तैयारी और कार्रवाई के लिए विभिन्न प्रकार के अनेक सेक्टरों और अनेक एजेंसियों के बीच समन्वित प्रयासों की जरूरत है। बैठक में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर VK पॉल भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। Prioritizing One Health and AMR, emergency preparedness, ensuring equitable distribution of life-saving vaccines, therapeutics and diagnostics, and utilizing digital health as an instrument to aid universal health coverage. As G20 countries, we will collectively strive to evolve into presenting the world with a harmonized blueprint for the fundamental architecture of global health system. देश में स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों का अनुपात 2022 में अब तक की सबसे कम दर 2% पर आ गया है, यानी स्कूल जाने वाली छात्राओं की संख्या में इजाफा हुआ है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2022 में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि समग्र गिरावट के बावजूद 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 10% से अधिक लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं, जो चिंता का विषय है। स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों का कुल अनुपात 2018 में 4.1% और 2006 में 10.3% था। ग्रामीण भारत में कुल 19,060 गांवों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें 3,74,544 परिवार और 3 से 16 वर्ष की आयु के 6,99,597 बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार महामारी के दौरान लंबे समय तक बंद रहने के बावजूद स्कूलों में दाखिले के आंकड़े 98% से अधिक के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। चुनाव आयोग ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है।
त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 16 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 2 मार्च को की जाएगी। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही तीनों राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 21 जनवरी को जारी होगी और नामांकन की आखिरी तारीख 30 जनवरी होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 2 फरवरी होगी और मतदान 16 फरवरी को होगा। साथ ही 2 मार्च को मतों की गिनती की जाएगी। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च को समाप्त हो रहा है। Citizens also want this not to happen. They are also very much in favor, and we have appealed to them while we were there that please help us by knowing any possibility through CVGIL or something, bring it to our notice so that we can get your help to curb it. Model Code of Conduct will now come into force in these 3 states. The date of issue of notification in case of Tripura would be January 21. And last date of making nominations January 30. मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 31 जनवरी को जारी होगी और नामांकन की आखिरी तारीख 7 फरवरी होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 10 फरवरी होगी। दोनों राज्यों में मतदान 27 फरवरी को होगा और 2 मार्च को मतों की गिनती की जाएगी। वहीं मेघालय की 60 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों की 7 विधानसभा और लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया और तारीखों की भी घोषणा की। जिन सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की गई है उनमें अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की एक विधानसभा सीट के लिए वोटिंग होगी। साथ ही महाराष्ट्र की 2 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा की गई है। लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल को अयोग्य साबित किए जाने के कारण ये सीट खाली हो गई थी। इन सीटों पर चुनाव के लिए 31 जनवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। इन सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। फिलहाल रुख करते हैं आगे और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले बात करते हैं आज की टॉप 10 खबरों की। सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का लोगो डिजाइन करने के लिए आवेदन मांगे हैं। इस वर्ष अप्रैल में इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का राजभवन में लोकार्पण किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल की 2 दिवसीय यात्रा पर कोलकाता पहुंचे। वो आज नादिया जिले में संगठन से जुड़ी बैठकें और जनसभाएं करेंगे। वो कृष्णानगर लोकसभा सीट पर पार्टी के प्रदर्शन का आकलन भी करेंगे। भाजपा अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल बढ़ने के बाद उनका ये पहला दौरा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। वे आज प्रदेश के गणमान्य लोगों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मोहन भागवत शहीद मीनार मैदान में एक सभा के साथ कई सांगठनिक बैठकें भी करेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब के पठानकोट होते हुए आज जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ समाप्त होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पंजाब में 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वो जालंधर के सांसद संतोख सिंह चौधरी के परिवार के सदस्यों से मिलेंगे और अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे। खड़गे पठानकोट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा में भी भाग लेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत आज जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे। वे राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रदेश पहुंच रही भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होंगे। इस दौरान वो पीओजे और सिख प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दायर एक याचिका पर आज सुनवाई करेगा। इस याचिका में उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग समेत सड़क के किनारे सार्वजनिक सभाओं को प्रतिबंधित किया गया था।
दिल्ली की एक अदालत कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार एक शराब कंपनी के कार्यकारी बिनॉय बाबू की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई करेगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। और जिन लाभार्थियों को उनकी दूसरी या एहतियाती खुराक नहीं मिली है, उनकी सुविधा के लिए ओडिशा में आज से कोविड टीकाकरण अभियान एक बार फिर से शुरू होगा। इस टीकाकरण अभियान के दौरान राज्य भर में चिन्हित जिला मुख्यालयों के अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर केवल कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध होगी। टॉप 10 खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। तिब्बत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के निंगची शहर में हिमस्खलन के बाद करीब 8 लोगों की मौत हो गई। चीन की सरकार ने शवों और लापता लोगों की बरामदगी में मदद के लिए एक टीम भेजी है। मेनलिंग काउंटी में पाई गांव और मेडोंग काउंटी में डोकसोंगला सुरंग से बाहर निकलने के बीच रात करीब 8 बजे सड़क के एक हिस्से पर हिमस्खलन हुआ। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं था कि कितने लोग लापता थे। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने चौंकाने वाली घोषणा करते हुए इस्तीफा देने की बात कही है। पार्टी की वार्षिक कॉकस बैठक में अर्डर्न ने कहा कि काम करने के लिए अब ऊर्जा नहीं बची है, अब इस्तीफा देने का समय है। इस तरह की खास भूमिका के साथ जिम्मेदारी जुड़ी होती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के रूप में जेसिंडा का कार्यकाल 7 फरवरी के बाद समाप्त होने था। 2017 में जेसिंडा दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री बनी थी। And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election and that my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February. This has been the most fulfilling 5.5 years of my life, but it has also had its challenges. I know what this job takes, and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. It's that simple. I know there will be much discussion in the aftermath of this decision as to what the so-called real reason was. I can tell you that what I'm sharing today is it. The only interesting angle that you will find is that after going on 6 years of some big challenges, I am human. Politicians are human. We give all that we can for as long as we can, and then it's time. And for me, it's time. रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का अभी तक कोई अंत नहीं दिख रहा है। राष्ट्रपति पुतिन भी यूक्रेन को लेकर कोई ढिलाई बरतने को तैयार नहीं है। सेंट पीटर्सबर्ग में वायु रक्षा प्रणाली बनाने वाले एक कारखाने के दौरे के दौरान पुतिन ने कहा कि उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है कि रूस संघर्ष में विजयी होगा और जीत की गारंटी है। रूसी लोगों की एकता और एकजुटता हमारी सेना के मनोबल को बढ़ा रही है। आपको बता दें कि करीब 1 साल होने को आया है, रूस पूरी तरह से यूक्रेन को हरा नहीं पाया है। वहीं IAEA एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी गंभीर दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए यूक्रेन के सभी 4 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विशेषज्ञों की टीमों को तैनात कर रही है। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अगले महीने की शुरुआत में चीन की यात्रा करेंगे और उनकी यात्रा के विवरण पर काम किया जा रहा है। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर कोरिया हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे के लिए जो चुनौती पेश करता है वो उनके एजेंडे में है। ब्लिंकन इस साल की शुरुआत में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की यात्रा करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सचिव के पास बीजिंग की यात्रा करने का अवसर होगा। नेपाल के पोखरा में दुखद विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों में 2 अमेरिकी नागरिक शामिल थे। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमेरिका इस मुश्किल घड़ी में नेपाल की किसी भी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। काठमांडू स्थित वाहक के अधिकारियों के मुताबिक पोखरा हवाई अड्डे पर उतरते समय यति एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 72 लोग सवार थे। इनमें से 71 लोगों के शव बरामद हो गए हैं, जबकि विमान में सवार एक व्यक्ति अब भी लापता है।
First, we are deeply saddened to hear of the tragic Yeti Airlines crash over the weekend, which killed 72 people, including 2 U.S. citizens and 2 lawful permanent residents. Our thoughts are with the families of those on board. The United States stands ready to support Nepal in any way we can at this difficult hour. अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आज की मुख्य आर्थिक जगत की खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने कहा कि ऊंची महंगाई दर के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष अलग तरह की स्थिति पैदा हो गई है। इससे मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के बीच तालमेल बैठाने की दिक्कत देखने को मिल रही है। गीता गोपीनाथ ने विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक के दौरान एक सत्र में कहा कि हमारे समक्ष मुद्रास्फीति की ऐसी स्थिति है जो हमने कभी नहीं देखी। गोपीनाथ ने कहा कि एक तरफ मुद्रास्फीति से निपटना है तो वहीं दूसरी तरफ खाद्यान्न और ऊर्जा समेत विभिन्न स्तरों पर अन्य समस्याएं भी हैं और उसके लिए राजकोषीय नीति की जरूरत है। इससे मौजूदा स्थिति कठिन हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में कई स्थानों पर तलाशी ली। ये कंपनी मेसर्स क्यूनेट की मास्टर फ्रेंचाइजी कंपनी है। तलाशी के दौरान ईडी ने मामले से जुड़ी विभिन्न कंपनियों, व्यक्तियों और स्वामित्व से संबंधित 36 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। ईडी की इस छापेमारी में 90 करोड़ रुपए से अधिक की राशि शामिल थी। वित्त मंत्रालय ने जनधन, मुद्रा, किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम स्वनिधि समेत विभिन्न सामाजिक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। जानकारी के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ वित्त मंत्रालय की बैठक आज होगी। बैठक में बहुत हद तक वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री जनधन योजना की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और साथ ही अटल पेंशन योजना के लक्ष्यों और उपलब्धियों की भी समीक्षा की जाएगी। सरकार ने अपनी प्रमुख बीमा योजनाओं PMJJBI और PMSBI को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए पिछले साल उनका प्रीमियम बढ़ाया था। इसके अलावा मुद्रा योजना और स्टार्टअप योजना की भी समीक्षा की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील प्राधिकरण के एक फैसले के खिलाफ गूगल इंडिया की अपील पर सुनवाई करेगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने गूगल पर 1337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। NCLAT ने गूगल पर लगाए गए जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही NCLAT ने गूगल को अगले 4 हफ्तों में जुर्माने का 10% जमा करने का निर्देश दिया था। IIT गुवाहाटी को आज से 22 जनवरी तक अपने 15वें वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन में यानी UDGAM 2023 में वोटेक्स ऑफ वेंचर्स की मेजबानी करेगा। ये सम्मेलन पूर्वोत्तर भारत के युवाओं में उद्यमशीलता की भावना विकसित करने के निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा है। युवाओं के लिए अपनी क्षमता का एहसास कराने और जनता और उद्योग के सामने अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच बनाने के लिए विभिन्न व्याख्यान श्रृंखला, कार्यशालाओं और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस साल UDGAM को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के दर्शकों के लिए हाइब्रिड मोड में बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले मुकाबले को टीम इंडिया ने 12 रन से अपने नाम कर लिया है। हैदराबाद के क्रिकेट ग्राउंड में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए टीम इंडिया ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 349 रन बनाए, जिसमें शुभमन गिल के बल्ले से निकली 208 रनों की पारी शामिल है। उन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने का भी कमाल किया है। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन उन्हें 12 रन से हार का सामना करना पड़ा। कीवी टीम की तरफ से
मिचेल ब्रेसवेल ने 140 रनों की पारी खेली। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में भारतीय टीम अपना आखिरी लीग वेल्स के साथ खेलेगी। पूल डी में मेजबान भारत का ये तीसरा मुकाबला होगा। ये मैच भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने अपने पहले मैच में स्पेन को 2-0 से हराया था, जबकि दूसरे मैच में उसने इंग्लैंड को गोल रहित ड्रॉ पर रोका था। इंग्लैंड और भारत के 2 मैचों में 4-4 पॉइंट हैं और ग्रुप में टॉप पर रहने वाली टीम सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगी। टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 19 जनवरी से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 19 जनवरी साल 1597 में महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया का निधन हुआ। वे मेवाड़ के उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। प्रताप सिंह राणा उदय सिंह और जयवंता बाई के पुत्र थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। 18 जून 1576 में उनके नेतृत्व में लड़े गए ऐतिहासिक हल्दीघाटी युद्ध में उन्होंने अकबर के मुख्य और प्रिय सेनानायकों में से एक बहलोल खान के उसके घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए। प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मेवाड़ रियासत न छोड़ने वाले महान पराक्रमी प्रताप ऐसे शासक थे जिन्होंने कभी भी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। उन्होंने सिर झुकाया तो सिर्फ अपने आराध्य एकलिंग जी के सामने। भारतवर्ष में उनका नाम सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों में अग्रणी है। 19 जनवरी साल 2006 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की स्थापना हुई। इसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल भी कहा जाता है। NDRF दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के साथ उच्चतम स्तर का प्रदर्शन करके जीवन बचाने में सराहनीय कार्य करता है। इस आपदा मोचन बल ने समय समय पर देश में आई प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ बाढ़ और एक के बाद एक आए चक्रवातों के दौरान अनुकरणीय कार्यों की मिसाल पेश की है। 19 जनवरी साल 1736 में जेम्स वॉट का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ। वे एक महान गणितज्ञ और इंजीनियर रहे। जेम्स के द्वारा भाप के इंजन के कार्य प्रणाली में किए गए सुधार ने यूरोप की औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उससे पहले संपूर्ण औद्योगिक व्यवस्था मूलतः पशु शक्ति और मानव की शारीरिक शक्ति पर आश्रित थी। जेम्स वॉट ने पहली बार यह सिद्ध किया कि जल के वाष्प में अकूत शक्ति है और उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा से बड़ी मशीनें चलाई जा सकती हैं। ऊर्जा शक्ति की इंटरनेशनल सिस्टम इकाई वॉट उन्हीं के नाम पर है।